नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर को लेकर नई दिल्ली में अहम बैठक शुरू हो गई है। बैठक प्रधानमंत्री के नई दिल्ली स्थित आवास पर हो रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था। इस बैठक में 14 नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे एनसीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बातचीत के इस कदम को अच्छा बताया है। साथ ही कहा वो पीएम के सामने अपने मुद्दे रखेंगे जिससे राज्य में अमन और शांति आए। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल कि आप इस बैठक से क्या चाहते हैं, इस पर फारूक ने कहा कि चाहने से कुछ नहीं होगा, चाहते तो हम आसमान हैं, लेकिन पीएम के सामने मुद्दे रखेंगे और बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बात करने वाले बयान पर फारूक ने कहा कि वो उनका अपना एजेंडा है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, हमें अपने वतन से मतलब है। ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रहे हैं, लद्दाख के लिए अलग विधायिका की मांग जोर पकड़ रही है। लद्दाख के राजनीतिक सामाजिक संगठन पहले से ही ये मांग करते आए हैं। इसे अब मुद्दा बनाया है लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने। पूर्व सांसद थुप्तन छेवांग भी इनके साथ हैं। छेवांग लद्दाख के राजनीतिक सामाजिक संगठनों के शीर्ष संगठन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A खत्म किए जाने के बाद हम संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिससे हमारी जमीन, भाषा, संस्कृति और रोजगार की रक्षा की जा सके। उन्होंने इसके आगे कहा कि हमने अपनी मांगों में बदलाव किया है और अब इस केंद्र शासित क्षेत्र के लिए अलग विधायिका चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए शिवसेना ने राहुल गांधी को सलाह दी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि राहुल गांधी को बीजेपी से मुकाबला करने के लिए और सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए शरद पवार से हाथ मिला लेना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि गांधी नियमित रूप से केंद्र और उसकी नीतियों पर हमला तो करते हैं, लेकिन वह ऐसा ट्विटर पर करते हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की आजकल बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। वह जानते हैं कि देश की स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन लोगों के गुस्से के बावजूद बीजेपी और सरकार को विश्वास है कि कमजोर और असंतुष्ट विपक्ष के कारण उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा शिवसेना ने कहा कि शरद पवार सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला सकते हैं, लेकिन फिर नेतृत्व का सवाल उठता है। अगर हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व करेगी तो कांग्रेस खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना है। बीजेपी ने पहले तो उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को मैदान में उतारा, तो अब पीड़िता से बलात्कार मामले में अभियुक्त अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे बड़े पद के लिए उम्मीदवार बना दिया है, जिसके बाद फिर से बवाल हो गया है। टिकट हासिल करने वाले अरुण सिंह को कुलदीप सिंह सेंगर का बेहद करीबी बताया जाता है। अरुण सिंह को टिकट मिलने पर दुष्कर्म पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि बीजेपी दोषियों को टिकट दे रही है। मेरे पिता की हत्या में अरुण सिंह नामजद है और वह मेरी जान के लिए खतरा बना हुआ है। मैं सरकार से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूं कि मेरे दोषियों को बीजेपी टिकट ना दे और उनसे टिकट वापस ले ले। पीड़िता ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म मामले में और पिता की हत्या में अरुण सिंह शामिल है। इन लोगों ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और सरकार अभी भी दोषियों का साथ दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से टीएमसी में आने वालों का तांता रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के 150 और कार्यकर्ताओं को शुद्धिकरण के बाद टीएमसी में लिया गया। उनको टीएमसी में वापस लेने से पहले उनको सैनिटाइजर से साफ किया गया। सैनिटाइजर से साफ करने वाले टीएमसी नेताओं ने कहा कि इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का वायरस लगा था, जिसको सैनिटाइजर से साफ कर दिया गया है। इससे पहले हुगली में 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना सिर मुड़वाया और फिर गंगाजल से छिड़काव के बाद उनको टीएमसी में वापस लिया गया। मोदी सरनेम वालों को लेकर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का केस कर दिया गया था। उसी मामले में आज राहुल गांधी अपना अंतिम बयान दर्ज कराने गुजरात के सूरत पहुंचे हैं। राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके एक ही सरनेम कैसे हैं। राहुल ने कहा कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों। जिसके बाद गुजरात के विधायक पुर्नेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।
इससे पहले राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश हो चुके हैं और अपनी टिप्पणी के लिए उन्होंने खुद को दोषी मानने से इनकार कर दिया था। ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उस समन को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है जो गाजियाबाद में मुस्लिम व्यक्ति पर हमले के ट्वीट से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि वह ट्विटर के सिर्फ एक कर्मचारी हैं और उनका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भेजे गए नोटिस में आरोपी बताया है। आज ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें लोनी थाने में पेश होने को कहा था। उन्होंने एक दिन पहले ही बुधवार को याचिका दायर की थी और इस पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई हो रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है और कोविड महामारी की आगे की लहरों से जोखिम की चेतावनी भी दी है। एजेंसी ने विकास के दृष्टिकोण को ये कहते हुए कम कर दिया कि अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर के कारण राज्यों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में तेज संकुचन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को 10 दिन के अंदर 12वीं क्लास की मूल्यांकन नीति बताने का आदेश दिया है और कहा है कि 31 जुलाई तक नतीजे घोषित हो जाने चाहिए। वहीं इम्तिहान के कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए दायर याचिका पर कोई निर्देश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र और स्वायत्त हैं, लिहाजा उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दिया जाएगा। अभिनेत्री से टीएमसी सांसद बनी मिमी चक्रवर्ती कथित तौर पर एक फेक कोविड टीकाकरण केंद्र के झांसे में आ गई। इस केंद्र पर सैकड़ों लोगों को टीका लगा दिए गए। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने संदेह होने पर शिकायत दर्ज कराई तो उस टीकाकरण की व्यवस्था करने वाले और खुद आईएएस अधिकारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच के लिए नमूने भेजे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि शिविर में लोगों को असली या नकली टीके दिए गए थे। पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है उसकी पहचान होसेनपुर के 28 वर्षीय देवंजन देव के रूप में हुई है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सत्य हिंदी से बात करते हुए बीजेपी के विश्वासघात को लेकर कहा कि ये तो उनको चुनाव के दौरान ही दिखने लगा था जब उन्होंने एलजेपी को वोट कटुआ कहना शुरू कर दिया था। चिराग ने कहा कि उनको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी शिकायत है कि उन्होंने पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता स्वीकार कर लिया, जबकि हमारी पार्टी का संविधान कहता है ये निर्णय पार्टी लेगी। चिराग ने कहा कि मैं अध्यक्ष था लेकिन मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा गया। चिराग ने कहा कि जिस तरीके से तुरंत निर्णय लिया गया तो कहीं न कहीं दुख तो होता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।